हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 169 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो संगमकालीन दक्षिण भारत का इतिहास है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। और संगमकालीन दक्षिण भारत का इतिहास का एक ही वीडियो होगा और आज ये समाप्त हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। संगम साहित्य में गंधर्व विवाह हेतु शब्दावली मिलती है। संगम साहित्य में जो गंधर्व विवाह होता था, जिसे प्रेम विवाह भी बोला जाता है, के लिए कौन सी शब्दावली प्रयोग किया गया है संगम साहित्य में? ऑप्शन ए है आपका पंच तिणे, ऑप्शन बी है पेड़ु दिणे, ऑप्शन सी है षष्ठ तिणे, ऑप्शन डी है अष्ट तिणे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा दोस्तों। आंसर ए आपका सही हो जाएगा। पंच त्रिणय जो है वो आंसर हो जाएगा। तो संगम साहित्य में गंधर्व विवाह हेतु शब्दावली मिलती है, तो वो पंच त्रिणय कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। संगम साहित्य में गंधर्व विवाह को पंच त्रिणय कहा गया है। अगस्त ऋषि के शिष्य तोलकापियर द्वारा तोलकापियम ग्रंथ की रचना की गई है। जो अगस्त ऋषि के शिष्य हैं, जिनका नाम है तोलकापियर, जिनका नाम क्या है? तोलकापियर द्वारा ही तोलकापियम ग्रंथ की रचना की गई है। संगम साहित्य इस ग्रंथ के 8 जो है विवाहों का क्या करता है? उल्लेख करता है। संगमकालीन इस ग्रंथ में 8 प्रकार के क्या है? विवाहों का उल्लेख है, जिसमें प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह को पंचत्रिणय, एक पक्षी प्रेम को केकणीय कहा गया है। केकणीय कहा गया है, तो ये याद रखिएगा। पंचत्रिणय और कैकीणय कहा गया है एक पक्षी प्रेम विवाह को। तो गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह, जिसमें दोनों सम्मिलित रहेंगे। एक पक्ष अगर प्रेम कर रहा है, उस विवाह को क्या कहा गया है? एकिणय विवाह कहा गया है। तो ये याद रखिएगा, दोनों को पढ़ लीजिएगा, अच्छा से उच्चारण कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 का एक क्वेश्चन है। संगम युग में प्रमुख समुद्र पत्तनम या बंदरगाह था। संगम युग में जो सबसे प्रमुख समुद्र पत्तन था या बंदरगाह जिसे कहते हैं, तो वो कौन था? पुहार था, या मुचिरिस था, या तोंडी था, या डी है नेलकिंडा था। तो कौन था? तो 2 का आंसर जाएगा ए के साथ, क्या हो जाएगा? पुहार आपका आंसर हो जाएगा। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? पुहार आंसर हो जाएगा। तो संगम युग में प्रमुख समुद्र पत्तनम या जिसे बंदरगाह कहते हैं, वो कौन था? तो संगम युग का सबसे प्रमुख बंदरगाह जो है वो पुहार था। ऑप्शन ए आपका सही है। व्याख्या देखते हैं। संगम युग व्यापार वाणिज्य की उन्नति के लिए अत्यधिक विख्यात है। बाह्य एवं आंतरिक व्यापार इस समय अत्यधिक प्रगति पर थे। पुहार जो है, जिसको क्या है? कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है। पुहार अर्थात कावेरी पत्तनम इस काल का क्या है? समृद्ध बंदरगाह था, जहाँ से बड़े बड़े जहाज माल लादकर विदेशों में आते जाते थे। आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है और पीजीटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। संगम युग में चोल शासकों की राजधानी थी। संगम युग में चोल शासकों की राजधानी थी वंजी एवं तोंडी, मदुरै, उरैयूर या अर्काट, कोरकई। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का आंसर जाएगा सी के साथ, उरैयूर। आपका सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। उरैयूर या अर्काट जिसे कहते हैं, ये क्या था? चोल शासकों की राजधानी थी संगम युग में। संगम युग में चोल शासकों की राजधानी क्या थी? तो वो थी उरैयूर या एवं अर्काट कह सकते हैं, या उसी को कोष्टक में दिया गया है उरगपुर अथवा अरकांडू। तो इसको याद रखिएगा, ये दोनों नाम याद कर लीजिएगा। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। संगम युगीन राज्यों में सर्वप्रथम चोलों का अभ्युदय हुआ। उनका राज्य पेन्नार एवं दक्षिण बेल्लाउर जो है बेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। जो चोल राजा थे, उनका जो राज्य था वो पेन्नार
तथा दक्षिणी बेल्लारूर जो था, बेल्लारूर कहते हैं या बेल्लरूर कहते हैं, तो बेल्लारूर नदियों के बीच स्थित था। प्रारंभ में चोल राजा की राजधानी जो थी उत्तरी मनलूर थी। प्रारंभ में क्या है, चोल राज्य की जो है राजधानी उत्तरी मनलूर थी। बाद में उरैयूर तथा तंजावुर जो है भी राजधानी बनी थी। तो इन सबको नोट कर लीजिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। चेल राज्य की राजधानी वाज्जी या करियू जो है करुयूर, मतलब चेल राज्य की राजधानी वाज्जी थी या करियूर थी तथा द्वितीय राजधानी तोंडी थी। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै थी, ये याद रखिएगा। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै थी। कोरकई इनकी तटीय राजधानी थी। जो पांड्य थे उनकी तटीय राजधानी का नाम था कोरकई, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, पीजीटी का क्वेश्चन है। पत्नी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? पत्नी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में क्या है, प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, ये आपको बताना है। नारुई शिल्पाधिकारम तोल्काप्पियम मणिमेखले। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर आपका बी सही हो जाएगा, शिल्पाधिकारम। तो पत्नी पूजा की किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? तो शिल्पाधिकारम जो ग्रंथ है उसमें पत्नी पूजा को मतलब प्रतिष्ठा प्राप्त है शिल्पाधिकारम में। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक सेन गुटवन अर्थात धर्मपरायण गुटवन था। इसको लाल या भला चेर भी कहा जाता है। इसी ने चेर राज्य में पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठापित किया। इससे क्या हुआ, इसमें पवित्र पत्नियों को देवी के रूप में मूर्ति बनाकर पूजा जाता था। इसे कर्णगी पूजा भी कहते हैं, इसे कर्णगी पूजा भी कहते हैं। शिल्पाधिकारम के अनुसार पत्नी पूजा के प्रचलन में पांड्य तथा चोल शासकों के साथ श्रीलंका के शासक भी क्या हुए, सहायक हुए। अन्य तथ्य देखते हैं। संगम युग के कुल 5 महाकाव्य हैं। संगम युग के कुल कितने महाकाव्य हैं? तो 5 महाकाव्य हैं, जिसमें शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि, वल्लपति तथा कुंडलकेशी। इन प्रथम 3 ही, इनमें जो है प्रथम 3 ही क्या है, उपलब्ध हैं। बाकी के जो आपका वल्लपति जो है और कुंडलकेशी जो है ये नहीं है। लेकिन आपके शिल्पाधिकारम जो है, मणिमेखलय जो है और जीवक चिंतामणि जो है ये उपलब्ध हैं। शिल्पाधिकारम के लेखक जो है इलांगो आदिगल कौन है? शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? तो इलांगो आदिगल हैं। और मणिमेखले के जो लेखक हैं वो सित्तलैसनार हैं, सित्तलैसनार हैं। और जीवक चिंतामणि के लेखक क्या हैं? तिरुत्कक्कड़ देवर हैं, तिरुत्कक्कड़ देवर है। तो इन सबको नोट कर लीजिएगा। अहनारूढ़ के रचनाकार जो है रुद्र समन है। रुद्र समन जो है वो अहनारूढ़ के क्या है, अहनारूढ़ के क्या है, लेखक हैं। आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका। किस तमिल रचना में पतिव्रता पत्नी मतलब पत्नी पूजा का गुणगान किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो शिल्पाधिकारम में किया गया है, ये याद रखिएगा। शिल्पाधिकारम ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसमें शिल्पाधिकारम आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ गलत टाइपिंग हो गया है तो इसको मत करिएगा, शिल्पाधिकारम रहना चाहिए, तो कुछ गलत हो गया होगा, ठीक है। व्याख्या देख लेंगे ऊपर से ही। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है। कूरल का रचयिता कौन है? कूरल का रचयिता कौन है? तिरुवल्लुवर, करिकाल, मुरुगन, तोल्काप्पियम। तो तोल्काप्पियम तो होगा नहीं, बाकी के 3 में आपको आंसर ढूंढना है। तो इसका आंसर आपका ए ही हो जाएगा, आपका तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर जो हैं उन्होंने कूरल का क्या है, रचना किया है। तो कूरल का रचयिता कौन है? तो आंसर ए हो जाएगा। तिरुवल्लुवर जो थे, तिरुवल्लुवर जो थे वो कूरल के रचयिता थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। तिरुवल्लुवर एक प्रख्यात तमिल कवि थे। जो तिरुवल्लुवर हैं वो एक
प्रख्यात तमिल कवि थे। इन्होंने तमिल साहित्य में नीति पर आधारित कृति तिरुकुल्लुवर या कुरल का सृजन किया था। तिरुकुल्लु जैसे इनका नाम ही ये जो है, आप इसी नाम पे इन्होंने तिरु का कुरल जो है उसका निर्माण किया था, या उसी को हम क्या बोलते हैं, कुरल बोलते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे है करिकाल प्रारंभिक चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। तो करिकाल कौन था, तो करिकाल प्रारंभिक चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या था, शासक था। इसका शासनकाल जो है 1990 ईस्वी माना जाता है। इसने चोलों को तटीय राजधानी पुहार, जिसका आधुनिक नाम अगर कहते हैं तो कावेरी पत्तनम है, तो इसने चोलों की तटीय राजधानी पुहार की स्थापना की तथा 160 किलोमीटर लंबा क्या है, बांध बनाया था। दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख देवता मुर्गुन या सुब्रमण्यम था। उत्तर भारत के स्कंद कार्तिकेय से इसका तारतम्य स्थापित किया जाता है। मुर्गुन का दूसरा नाम वेलन था, वेलन या वेलन था। 7 नंबर क्वेश्चन है, पीजीटी का है। दक्षिण भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता करने वाले तमिल विद्वान कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दक्षिणी भारत में आयोजित 3 संगम हुए थे, तो तीसरे संगम की अध्यक्षता किस तमिल विद्वान ने किया था, ये बताना है। ऋषि अगस्त ने, तोलकाप्पियर ने, नक्कीर ने, या शीतलेश्वर ने किया था। तो इसमें से ऑप्शन आपका डी तो है नहीं, बाकी के ऊपर जो 3 है उन्हीं में आंसर जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नक्कीरर जो थे उन्होंने क्या है, तीसरे संगम की अध्यक्षता किया था। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही है। अब देखिए यहाँ पे संगम है और उसके जो मतलब अध्यक्षता किया है वो है, ये सब दिया है, तो इसको रट डालिएगा। तो संगम तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था। संगम क्या था, तो तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था। इन संघों या परिषदों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया था। तीसरे संगम का आयोजन केंद्र जो था उत्तरी मदुरै था। इस संगम की अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। नक्कीरर ने की थी किसकी, तो तीसरे संगम का अध्यक्षता। अब प्रथम संगम को देख लेते हैं। स्थान कहाँ पे हुआ था प्रथम संगम, मतलब प्रथम संगम का मतलब कवियों का सम्मेलन पहला कहाँ हुआ था, तो मदुरा में हुआ था। उस समय अध्यक्षता किसने की थी, तो अगस्त ऋषि ने किया था। वहीं पे दूसरी संगम कहाँ पे हुआ है, तो कपाटपुरम में हुआ है, कपाटपुरम, और इस समय का अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया है। वहीं तीसरे संगम का मतलब स्थान कहाँ है, तो तीसरा संगम मदुरा में हुआ है, और इसके जो अध्यक्षता किया है नक्कीरर जो हैं उन्होंने क्या किया है, अध्यक्षता किया है। तो इसको याद रखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, ऊपर का आप देखे होंगे तो इसको सही कर लेंगे। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी। तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी, अभी आपको बताना है। कांची, तंजौर, मदुरै, उरैयूर। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों, मदुरै। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा, मदुरै आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरै या मदुरा में थी। इसमें संकलित कविताएं आज भी उपलब्ध है। इनकी संख्या 49 थी तथा इसने 449 कवियों की रचनाओं के प्रकाशन की अनुमति प्रदान किया। यह संगम, जिसमें 49 पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला, 1850 वर्षों तक चलता रहा। इसका अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। इस संगम द्वारा संकलित उत्कृष्ट रचनाएं जैसे क्या है, नेथुन थोके, कुरुंथ थोके, नत्री नई, और इसके बाद पदी त्रुपट या परिपादल, कुथु, वरी, पैरिसे या सित्रेसे। यद्यपि इनमें से अधिकांश जो ग्रंथ है वो नष्ट हो गए हैं। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिलों की जानकारी के क्या स्रोत उपलब्ध है। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिलों की जानकारी के क्या स्रोत उपलब्ध है। पुराण है, खुदाई है, संगम साहित्य है, या वेद है। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा।
क्या है, तो संगम साहित्य है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, संगम साहित्य है उनके जानकारी के स्रोत। व्याख्या देखते हैं, तो ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जिस साहित्यिक से ज्ञात होता है उसे हम क्या कहते हैं, संगम साहित्य कहा जाता है। आगे देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया, मलयालम में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में। तो आंसर सी सही हो जाएगा, तमिल में लिखा गया। किस में लिखा गया, तमिल। आपका सी सही हो जाएगा, तमिल में लिखा गया। इसको नोट कर लीजिएगा। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। सुदूर दक्षिण के प्रारंभिक इतिहास का मुख्य साधन संगम साहित्य ही है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समस्त प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम का क्या है, आयोजन किया गया था, जिसका विवरण हमने ऊपर अभी दिया है आपको। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संगमकालीन महाकाव्य नहीं है। कौन संगमकालीन महाकाव्य नहीं है, तो अभी हमने ऊपर बताया था, तो उसको ध्यान से अगर सुने होंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय, तोलकाप्पियम, जीवक चिंतामणि। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। तोलकाप्पियम जो है संगमकालीन क्या है, महाकाव्य नहीं है। संगमकालीन महाकाव्य आपको ढूंढना है, तो संगमकालीन महाकाव्य में तोलकाप्पियम नहीं आता है, बाकी के जो ये 3 हैं वो आते हैं। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। संगमकालीन कुल 8 महाकाव्यों में से आज 3 ही महाकाव्य क्या हैं, पाए जाते हैं, और ये 3 जो हैं इस प्रकार हैं। पहला है शिल्पाधिकारम है, मणिमेखलय है, जीवक चिंतामणि है। इसके अतिरिक्त 2 महाकाव्य जो उपलब्ध नहीं है वे इस प्रकार है, वलयपति और कुंडलकेशी। वलयपति और कुंडलकेशी जो महाकाव्य संगम साहित्य के, वो इस समय उपलब्ध नहीं हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। दूसरे संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियर की जो रचना है तोल्काप्पियम है, जो कि प्राचीनतम उपलब्ध संगम साहित्य है। आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, तमिल व्याकरण की प्राचीनतम पुस्तक जानी जाती है या मानी जाती है। तमिल व्याकरण की प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक जानी जाती है किस नाम से, तोल्काप्पियम नाम से, शिल्पाधिकारम नाम से, मणिमेखलई से, एतुतोकाई से। तो आंसर आपका 12 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा 12 का तोल्काप्पियम। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, तोल्काप्पियम। तो तमिल व्याकरण की प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक जानी जाती है तोल्काप्पियम नाम से। ऑप्शन ए आपका सही है। व्याख्या देख लेते हैं। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण की प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक मानी जाती है। क्या, तो तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण की उपलब्ध प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। इसके जो प्रणयनकर्ता है उनका नाम क्या है, तोल्काप्पियर। तोल्काप्पियर जो है उन्होंने क्या है, तोल्काप्पियम की रचना की, और जो तोल्काप्पियर है, तोल्काप्पियर वो अगस्त ऋषि के क्या हैं, शिष्य हैं। तो अगस्त ऋषि के 12 योग्य शिष्यों में से क्या हैं, एक है, चेला में से एक है। व्याकरण के साथ साथ यह काव्य शास्त्र का भी उच्च कोटि का ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। तो तोल्काप्पियम की रचना जो है किस शैली में की गई है, तो सूत्र शैली में की गई है। इसको आप याद रखिएगा, सूत्र शैली। अगला क्वेश्चन है आपका, तोल्काप्पियम की विषय वस्तु क्या है। तोल्काप्पियम की विषय वस्तु आपको बताना है दोस्तों कि तोल्काप्पियम की विषय वस्तु क्या है। धर्म है, राजनीति है, दर्शन है, या व्याकरण और कविता है। तो हमने अभी बताया था, तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, व्याकरण व कविता हो जाएगा। तो तोल्काप्पियम की विषय वस्तु क्या है, तो व्याकरण और कविता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। 13 का डी कर लेंगे। व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। तोल्काप्पियम द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं, अप्रत्युत अध्ययन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके प्रणयकर्ता तोल्काप्पियर
अगस्त्य ऋषि के 12 योग्य शिक्षकों में से क्या हैं, एक हैं। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ साथ यह काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, केबीएस में पूछा गया क्वेश्चन है पीजीटी का। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ उपलब्ध है। व्याकरण का, तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ उपलब्ध है, तो आंसर आपका वही सी हो जाएगा, तोल्काप्पियम। इसको याद रखिएगा, तोल्काप्पियम आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है। तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है, किसका है, तो व्याकरण का है। किसका है, व्याकरण। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 15 क्वेश्चन और उनके व्याख्या जो संगमकालीन साहित्य पे थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।